हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इन दी गई क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो करंट क्या है बेटा, स्केलर है, तो करंट तो नहीं है। टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। वॉल्यूम भी कैसी है, स्केलर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। अब इस सवाल में बेटा ये सवाल नहीं था कि एक्सेलरेशन वेक्टर है, सवाल इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि करंट हमारा वेक्टर क्यों नहीं है। और अगर आपको याद हो कि बचपन में आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि अगर हमारे पास ये सर्किट है, गिवन सर्किट है, ये बेटा पोटेंशियल V है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये रेजिस्टर R है, तो सर यहां से करंट जाता है I और यहां पे करंट वापस आ जाता है I। तो सर ये करंट के पास डायरेक्शन तो है, तो फिर हम इसे वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, क्या होने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही काफी नहीं है, इन दोनों से काम नहीं चलेगा। हाँ ये दोनों रिक्वायर्ड हैं पर सिर्फ इन दोनों से काम नहीं चलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात भी आती है, वो क्या, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ, मतलब वेक्टर नियमों का भी बेटा पालन करना चाहिए। तो करंट के साथ ये इशू आता है कि बेटा करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। इसलिए बेटा हमने करंट को किस कैटेगरी में डाल रखा है, स्केलर। क्लियर है कि नहीं है। इसलिए जब भी आपने करंट की वैल्यू लिखी होगी तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर लिखा होगा, पर उसके साथ उसका डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा सी, एक्सेलरेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अगला सवाल कह रहा है द चेंज इन अ वेक्टर में अकर ड्यू टू। हमारा एक वेक्टर कब बदल जाएगा। तो ध्यान से देखना, वेक्टर के पास बेटा दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक क्या है बेटा उसके साथ, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब बेटा लेंथ ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन मतलब एंगल। जब तक बेटा लेंथ और एंगल नहीं बदल रहा है तब तक हमारा वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेक्टर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। और जहां पे हमारी लेंथ या एंगल बदल गया तो हमारा वेक्टर वो पुराना वेक्टर नहीं कहलाएगा, अब हमारा वेक्टर बदल जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है, रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या कर दें, रोटेशन कर दें। मान लीजिए कि ये आपको बेटा एक फ्रेम दिया गया है, ये बेटा कौन सा है, प्लेन y है और ये क्या है, x है। क्लियर है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि ये y और x हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं दो ही पॉइंट है कि बेटा ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, बड़ा सा बनाते हैं। और ये हमारा बेटा एक गिवन वेक्टर है, ए वेक्टर, जो बेटा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल थीटा बना रहा है और ये बेटा इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब हमने क्या किया बेटा, रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये जो फ्रेम है बेटा, ये एक्स वाई जो प्लेन है, इसका हम क्या कर दें, रोटेशन कर दें। तो चलिए रोटेट करके देखते हैं, इसको थोड़ा घुमा देते हैं।
तो अभी बेटा ये फ्रेम ऐसा है, अगर मैं इसे रोटेट कर दूंगा, मान लो कि अब मेरी एक्स रोटेशन के बाद बेटा अब अगला फ्रेम जो आ गया ये क्या आ गया हमारा, एक्स डैश आ गया। और सेम बेटा पहले कितना एंगल बन रहा था 90 डिग्री, तो अभी भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का ही बनेगा। तो इसे एक्स डैश और वाई डैश बोल देते हैं। भले ही हमारे फ्रेम बेटा एंगल थीटा से रोटेट कर दिया आपने या थीटा डैश से रोटेट कर दिया है आपने, पर क्या ना तो हमारे वेक्टर की लेंथ बदली ना तो बेटा उसका एंगल बदला। तो रोटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारा बेटा ना लेंथ बदलती है ना एंगल बदलता है, तो हमारा वेक्टर क्या रहता है, सेम रहता है। और हमें यहां क्या निकालना है, चेंज इन वेक्टर निकालना है। तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर है, हमारा वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेम क्वेश्चन में बेटा मैं क्या करूं, इस फ्रेम को आगे या पीछे ले जाऊं, यहां पे बना देता हूं कि पहले मान लो मेरा फ्रेम ऐसा है, ये y है और ये क्या है बेटा, x है, और ये मेरा वेक्टर बना हुआ है कोई a वेक्टर। और ये a वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड, और ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। ट्रांसलेशन मतलब या तो आगे या तो पीछे। अगर इस फ्रेम को बेटा आगे ले जाता हूं तो क्या मेरा x एक्सिस y एक्सिस कुछ इधर आ जाएगा, ये क्या है बेटा y डैश बोल देता हूं, और यहां पे x डैश भी कुछ आगे आ जाएगा। क्या बेटा इस फ्रेम के आगे बढ़ने से, इतना आगे बढ़ने से क्या मेरे वेक्टर की लेंथ पे या मेरे वेक्टर की कोई डायरेक्शन पे चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मेरा पहला ऑप्शन गलत है, मेरा दूसरा ऑप्शन गलत है। बोथ ए एंड सी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि ए वाला गलत है तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा, गलत। अगला रोटेशन ऑफ वेक्टर। क्या चीज बेटा, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। ध्यान से देखना है, ये बेटा मेरा y है, ये मेरा x है। मान लीजिए ये मेरा कोई वेक्टर बना हुआ है बेटा a वेक्टर, ये क्या है आपका a वेक्टर है। क्लियर है। अब रोटेशन ऑफ अ वेक्टर में बेटा हमारा वेक्टर चेंज कब होगा और कब नहीं होगा, वो दोनों बातें बताता हूं। अगर बेटा मेरा वेक्टर यहां रखा हुआ है और आपने इसे रोटेट किया, और रोटेट कितना किया, 360 डिग्री और 2 पाई। अगर 360 डिग्री या 2 पाई किया तब तो मेरा वेक्टर सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। क्लियर है। पर अगर 360 डिग्री और 2 पाई के अलावा कोई भी कंडीशन रहेगी मेरा, तो बेटा मेरा वेक्टर बदल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब मैंने अगले सिचुएशन में, ये मेरा x है और ये क्या है बेटा y है, और ये मेरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये क्या है a वेक्टर। क्लियर है। अभी बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। आपने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज अगर बदल गई तो मेरा वेक्टर बदल जाएगा। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको रोटेट किया, पर इधर पे ला करके मैंने, और थोड़ा आगे ले आते हैं, इधर पर ला करके मैंने छोड़ दिया। तो अब बेटा ये मेरा ए वेक्टर हो गया। अब देखो पहले हॉरिजॉन्टल से एंगल देखो कितना बन रहा था और अब एंगल कितना बन रहा है। क्या बेटा एंगल चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। रोटेशन कब नहीं होगा, जब बेटा टोटल 360 डिग्री होगा। तो हमसे चेंज पूछा था तो क्या आ जाएगा बेटा सही आंसर, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर में चेंज आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर जोड़ा कैन नॉट बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 10 न्यूटन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और बेटा दो फोर्सेस दी गई हैं तो मैं मान सकता हूं मेरा कोई भी ए वेक्टर रहा होगा तो उसके कितने कंपोनेंट हुए, 2। क्लियर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक ए वेक्टर है जो कितना दिया गया है बेटा, 10 न्यूटन। ठीक है। तो आप इसके बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, ax, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा ay।
जरूरी नहीं है बेटा हमेशा ये दो कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होंगे, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। अभी तो हमसे बोला है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हुए हैं तो हमने दो कंपोनेंट कर दिए क्योंकि फोर्सेस हमें दो दिख रही हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको बोल दिया ax और इसको बोल दिया ay। तो बेटा मेरा जो a वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, जिस पेयर में बेटा LHS और RHS बराबर आ रहे होंगे तो वो तो पेयर पॉसिबल है, और जिसमें अगर बराबर नहीं आ रहे होंगे वो पेयर पॉसिबल नहीं है। और हमें निकालना क्या है? कैन नॉट, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला पेयर 6 और 8 का, तो वैल्यू रखो बेटा फर्स्ट वाले के लिए अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64, बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट 100, दिस इज इक्वल्स टू 10। तो पहले भी कितना न्यूटन था? 10 न्यूटन। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पे 10 न्यूटन है, और इसको सॉल्व करने के बाद भी बेटा 10 न्यूटन आया, मतलब फर्स्ट वाला पेयर पॉसिबल है। क्लियर है? अगला देखते हैं, सेकंड। ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बेटा 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 51 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 49 प्लस 51, यहां पे भी आ जाएगा अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 10। ये वाला भी पेयर बेटा पॉसिबल है। अगला पेयर देखते हैं, थर्ड वाला। ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 स्क्वायर दैट इज 36 इंटू 4 इंटू 2, यहां क्या आएगा बेटा? इंटू 2 प्लस यहां पे बेटा 2 स्क्वायर 4 इंटू 7। क्लियर है कि नहीं है? अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो 36 इंटू ये बेटा 72 आ जाएगा प्लस 28, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? अंडर रूट 100, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 न्यूटन। क्लियर है? तो लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बेटा इसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस के साथ हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ये मैं सारे स्टेप्स करके दिखा रहा हूं, आप यहीं पे देख सकते हो कि यार ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का 64, तो ये दोनों ऐड करने पे 100 है। तो डायरेक्ट आप इधर से भी देख के कर सकते हो। ये मैं आपके समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, वरना ये सवाल इतनी देर का है नहीं कायदे से। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं बेटा, फोर्थ वाला। ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 81 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 82। तो बेटा हमारा 10 न्यूटन नहीं आ रहा, तो हमारा कैन नॉट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ अ टू वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री is 10 units and is perpendicular to one vector, the magnitude of the smallest vector। क्या पूछा गया बेटा? स्मॉलेस्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो यहां पे बेटा सबसे पहले हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? आपके दो वेक्टर कितने दिए हैं? 10 यूनिट्स का रिजल्टेंट है हमारा, एंड टू वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। बेटा ये मेरा हो जाएगा ए वेक्टर, और इससे 150 लगभग इधर आएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? मेरा बी वेक्टर, और यहां पे ए और बी के बीच में एंगल कितना दिया गया है? 150 डिग्री। ठीक है, अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो बेटा परपेंडिकुलर आ जाएगा,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट। क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया, आर वेक्टर। क्लियर है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहां से यहां पे क्लियर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर। अच्छा अब ध्यान से देखो कि ये अगर 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, और इसमें बोला गया है एंड इज परपेंडिकुलर टू द वन वेक्टर। तो हमारा अगर एक वेक्टर को मैं ए ले लेता हूं तो इस वेक्टर के क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है हमारा रिजल्टेंट। तो ये आ गया कितना, 90 डिग्री। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी गिवन है कितना, 10 न्यूटन। क्लियर है, अब हमें बस क्या निकालना है बेटा, कि इन दोनों में से मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्या बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो यहां से कह सकता हूं मैं कि मेरा ये जो बी होगा ये आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि यहां पे बेटा ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया बेटा आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है, जहां पे आर की वैल्यू 10 ऑलरेडी गिवन है और यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, 10 30 डिग्री लगा सकता हूं, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 10, और बेस कितना है बेटा यहां पे, a। 10 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहां पे, 10√3। क्लियर है कि नहीं है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां पे हम रख सकते हैं, यहां पे r कितना है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस a कितना है 10√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा बेटा 100 इंटू 3 तो 300 इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड। तो यहां से बेटा b कितना आ जाएगा, √400 और b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 20। क्लियर है, तो आपसे पूछा क्या था, स्मॉलेस्ट वेक्टर। तो बेटा स्मॉलेस्ट वेक्टर कौन है हमारा, a, जिसका आंसर है 10√3। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a have a resultant of same magnitude a, the angle between the two vector is। हमें क्या बताना है बेटा, एंगल बताना है। ठीक है, हमने क्या बोला, a वेक्टर जो है वही b वेक्टर है और रिजल्टेंट भी हमारा बराबर ही r वेक्टर। ये सब क्या है बेटा, तीनों सेम है और एंगल बताना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बेटा ये सब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है क्या नहीं है, ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे r कितना है, वो भी a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बेटा यहां से मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे मॉड नहीं बना रहा हूं, चलिए बना लेता हूं। तो यहां पे a स्क्वायर कॉमन बेटा 1/1 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। a कॉमन ले लिया बेटा, इससे ये गुजर गए, 1 2 को इधर भेजा तो -2 इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या गया, -1 इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। इसको भेजो तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। और 1/2 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल, इफ a vector is a vector of magnitude 2.7 unit due east, what is the magnitude and direction of 4a। बेटा 4a बस एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया है किसी वेक्टर में। क्लियर है, तो हमारे पास अगर कोई नया वेक्टर मिलेगा, क्योंकि बेटा अगर हमारी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो वो वेक्टर तो बदल ही जाएगा। मान लो b वेक्टर मान लेते हैं जो किसके बराबर है, 4 इंटू ए वेक्टर का बराबर है। तो 4 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2.7। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2.7 इंटू 4 दैट इज 10.8। क्लियर है, और डायरेक्शन
इसकी जो पहले थी, क्योंकि डायरेक्शन में तो कोई हमने चेंज किया नहीं है, डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब उसका एंगल बदलेगा, तो अभी भी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, इसकी ईस्ट ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला सवाल, लेट थीटा बी द एंगल। थीटा क्या दिया बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्ट रिप्रेजेंट द एंगल थीटा। ठीक है, कुछ बेसिक चीज, सबसे पहले स्टार बना के बेटा ये हमेशा याद रखना, भूलना मत। अगर हमें एंगल देखना है, एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, बस देखने के दो तरीके। कौन सा तरीका, एक हेड से हेड या टेल से टेल। क्लियर है कि नहीं है बेटा, हेड टू हेड जोड़ लो या टेल टू टेल जोड़ लो तो आपको एंगल पता चल जाएगा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे भी आप गलती कर सकते हो, यहां पे क्या है, खतरा, यहां पे लिख देता हूं, खतरा, डेंजर। ठीक है, यहां पे क्या है, डेंजर है। क्या डेंजर है कि यहां पे बेटा आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल तो लेंगे ही लेंगे, पर हमें इसमें भी एंगल जो लेना है वो स्मॉलर एंगल लेना है। क्लियर है कि नहीं है, इसमें से या तो हेड टू हेड देख लो या तो टेल टू टेल देख लो, पर हमें जो एंगल कंसीडर करना है वो कौन सा कंसीडर करना है, स्मॉलर। अब इसमें ये कंडीशन हम चेक करते हैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहली कंडीशन ये चेक करो, हेड टू हेड है या टेल टू टेल है। देखो टेल टू टेल है, हमारी पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी है। अब एंगल जो लेना है बेटा वो स्मॉलर है। ये एंगल देखो हॉरिजॉन्टल से ये नहीं है, एंगल या तो ये वाला होगा या तो एंगल ये वाला होगा। अब आप बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो ये नहीं लेना, ये वाला करेक्ट होगा, स्मॉलर एंगल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। इसमें देखते हैं बेटा हम लोग, इसमें देखो जब हमने टेल टू टेल है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, पर इसमें एंगल ये नहीं है, एंगल क्या बन रहा है बेटा, ये वाला बन रहा है। क्लियर है, हमें छोटा एंगल लेना है। ये वाला एंगल देखो यहां पे इन्होंने खत्म जरूर कर दिया है, पर एक्चुअल में तो बेटा ये यहां से यहां तक है, हम सिर्फ स्मॉलर एंगल लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। हेड टू हेड, हाँ भैया हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, और यहाँ पे एंगल भी बेटा छोटा लिया है, क्योंकि बड़ा कौन सा होगा, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये तो गलत है, ये स्मॉलर एंगल थीटा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। समझ में आया, डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है। ये हेड है, ये तो टेल है, और ये गलत है। क्लियर है कि नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्ट एट अ पॉइंट, इफ resultant force is 17, the angle between the force has to be। हमें क्या चेक करना है बेटा, इनके बीच का एंगल चेक करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे भी देख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस देखिए, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, उसका रिजल्टेंट ये है। बेटा सबसे पहले एक बार ये कंडीशन चेक कर लिया करो, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है क्या। फिर हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये कंडीशन कब बनती है, जब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होता है, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट आप आंसर 90 डिग्री टिक कर लो, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। और अगर ये नहीं है तो फिर हमें लेंथी प्रोसेस तो फिर करनी है वो। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, क्या बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर क्या रिजल्टेंट 17 है, 17 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्लियर है, तो बेटा 17 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 17 इंटू 17 2
8 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और अगर आप ऐड कर लोगे तो यहाँ पे भी 289 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 289 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो मतलब ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा 90। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? और वरना किसी को मजदूरी करनी है एमआर सर की स्टाइल में बोलूं तो वो अपन यहां पे कर ही सकते हैं बड़े अच्छे से कि हमारा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है? आर स्क्वायर कितना है बेटा 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 15 यहां पे क्या आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां पे 17 स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां पे 289 और इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहां पे 64 प्लस 225। अब ये जो भी मल्टीप्लाई करने पे आए देखते हैं क्या आता है। अब बेटा इसको अगर आप इससे माइनस कर दोगे तो वो तो ऑलरेडी जीरो आ जाएगा और इसको आप इस जीरो के नीचे भेजोगे तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू क्या आ गया कॉस थीटा। और थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो लो हमने मजदूरी भी कर ली। एक बार में आप चेक करो और सीधे आप टिक करो आंसर, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्लियर है? एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आर अननोन। हमें डायरेक्शन नहीं पता, दैट मीन्स थीटा हमें नहीं पता है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी में बी। रिजल्टेंट फोर्स बतानी है। मान लेता हूं बेटा ये दो फोर्स है तो इनको वेक्टर में ले लेता हूं कि एक ए वेक्टर एक को मान लेता हूं दैट इज 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 6 न्यूटन। क्लियर? तो इनका बेटा जो भी रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर वो कहां से कहां तक लाई करेगा। मतलब जो मेरा रिजल्टेंट रहेगा उसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। क्लियर है? ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस 10 प्लस 6 दैट इज 16 न्यूटन। ये क्या आ गई बेटा मेरे इस रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू। और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू अगर मैं देखूंगा क्या बेटा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी मिनिमम दैट इज 10 माइनस 6 दैट इज 4 न्यूटन। ये हमारी क्या आ गई मिनिमम वैल्यू कि मेरी जो रिजल्टेंट की रेंज है बेटा वो 4 न्यूटन से लेकर के 16 न्यूटन तक हो सकती है। अब यहां पे पूछा गया है द रिजल्टेंट ऑन द फोर्स में भी क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले 15 न्यूटन ये पॉसिबल है। अगला 3 न्यूटन तो देखो क्या मिनिमम जो मेरा 4 न्यूटन है 3 न्यूटन उससे कम है कि नहीं है तो 3 न्यूटन तो नहीं होगा। अगला है 17 न्यूटन क्या बेटा वो 16 से ज्यादा है तो वो भी नहीं और डी वाला 2 न्यूटन है तो वो भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए 15 न्यूटन। क्लियर है कि मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन की उसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 16 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 4। तो मेरी जो भी वैल्यू लाई करेगी वो 16 को इंक्लूड करके और 4 को इंक्लूड करके उनके बीच में ही रहेगी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए क्योंकि बेटा यहां पे आपको पता है मैक्सिमम कब मिलता है हमारा रिजल्टेंट जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री और मिनिमम कब होता है जब एंगल होता है 180 डिग्री। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा अ कार मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर देन इट मूव्स ईस्टवर्ड्स विथ सेम स्पीड फॉर सेम ड्यूरेशन the average speed and velocity of car for one complete journey। ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहला डायरेक्शन जो है दैट इज नॉर्थवर्ड तो हमें नॉर्थ में बनाते हैं।
बेटा ये डायरेक्शन याद रखना, ये NEWS न्यूज याद है ना, कौन सा न्यूज है, जी न्यूज। क्लियर है। अब देखते हैं सबसे पहले 54 किलोमीटर, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया है बेटा, ये 54 किलोमीटर। टाइम कितना लगा बेटा, T इक्वल्स टू 1 आवर। और देन मूव्स ईस्टवर्ड, ईस्ट का डायरेक्शन क्या बेटा, ये हो जाएगा। देन मूव्स ईस्टवर्ड विथ सेम स्पीड एंड सेम ड्यूरेशन, मतलब फिर से यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, 54 किलोमीटर, और टाइम कितना है बेटा, टाइम हमारा फिर से 1 आवर है। क्लियर है। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे बेटा डिस्टेंस कितना दिया गया है, 54 प्लस 54 दैट इज 108 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 आवर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और इसी को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 54 इंटू 5/80। क्लियर है बेटा। इससे ये 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा था पहले, एवरेज स्पीड फिर वेलोसिटी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे एवरेज स्पीड कितनी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड, और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो मेरा करेक्ट हो जाएगा। नहीं सर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताओ, मैंने कहा ठीक है एवरेज वेलोसिटी भी निकाल के दिखा देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर बेटा ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये होगा। क्या बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो ये हाइपोटेनियस के बराबर है, तो क्या ये 54 √2 के बराबर होगा। क्लियर है। और इसको मैं बेटा यहां पे लिख सकता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 54 √2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, टाइम, टोटल टाइम 2 आवर्स, 2 से ये कैंसिल आउट करोगे दैट इज 27 √2। और इसको बेटा अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि अभी ये किलोमीटर पर आवर में है। क्लियर है। मीटर पर सेकंड में करोगे तो 27 √2 इंटू 5/80। क्लियर है। और इससे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 15 अपॉन √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियर है, यहां से आ जाएगा। क्लियर है। सर इसको वेक्टर से सॉल्व कर सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बेटा ये सेम डायग्राम हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं। ये सेम डायग्राम हमें ऐसा दिख रहा है कि सर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा क्या बना हुआ है बेटा, यहां से यहाँ ये मेरा बी वेक्टर है। हाँ, और सर जो आपका रिजल्टेंट जाता है वो यहां से यहां तक जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। और यहां पे बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखूंगा कि r² इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की जगह 90 डिग्री, क्योंकि बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 90 डिग्री है, तो ये गुजर जाएगा कि नहीं गुजरेगा। क्या बचा बेटा, सिर्फ r² इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो r² इक्वल्स टू a कितना है बेटा 54, तो आ जाएगा यहां पे अंडर रूट डाल देता हूं, तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट 54 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से बेटा 54 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा 54 का स्क्वायर प्लस 2, और यहां से 54 और अंडर रूट 2। क्लियर है। तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना आ रहा है बेटा 54 √2, ये हमारा रिजल्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा हमारा आंसर यहां पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर इज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा वैसा सवाल नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब ये उन सवालों में से एक है जो फिंगर टिप पे होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वाला आंसर तो आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए, रट लो, हमेशा के लिए रट लो, रट्टा ही खत्म, ठीक है। क्या हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अब बताता हूं कि ये रिजल्ट आता कैसे है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मान लो बेटा सम बोला है तो सम को क्या ns लिख दूं, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर को n1 बोलता हूं और दूसरे को n2, क्योंकि बेटा ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर पे क्या आता है, कैप, तो सबको टोपी पहना दी। क्लियर। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो बेटा अगर इसका फॉर्मूला देखूंगा तो ns रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों ये आएगा कि नहीं आएगा, देखना यहां से ही हटा देता हूं, ठीक है। अब ये बेटा इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसका जो स्क्वायर होगा तो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है कि नहीं है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1 स्क्वायर, यहां पे भी 1 स्क्वायर, यहां पे भी 1 स्क्वायर, और 1 इंटू 1 1, तो 2 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा cos थीटा। तो यहां पे 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा। यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 1 इक्वल्स टू 2 कॉमन 1 प्लस cos थीटा, और यहां पे बेटा माइनस करेंगे तो -1 इक्वल्स टू ये 1/2 आएगा। एक मिनट, मल्टीप्लाई में ना बेटा ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। अब आप माइनस कर दो तो 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू cos थीटा, और यहां से बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1/2 बचेगा इक्वल्स टू cos थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, तो यहां से आ गई आपकी वैल्यू 120 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है बेटा, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर। एंगल तो निकाल दिया 120, मतलब या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा, ए और सी तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। क्लियर है, इन दोनों में देखते हैं। हमें क्या निकालना है बेटा, सम निकाल दिया, अब डिफरेंस निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंस को क्या nd बोल दूं, ये क्या हो जाएगा n1 माइनस n2 के बराबर, n1 कैप माइनस n2 कैप। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा n डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इंटू cos थीटा, ये वाला आ जाएगा बेटा। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पे बेटा इसका स्क्वायर हमें पता करना है, तो ये हो जाएगा nd स्क्वायर इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बेटा ये भी 1 हो जाएगा, cos एंगल पता चल गया 120, तो यहां पे रख देंगे cos 120 डिग्री। तो nd स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2 इंटू यहां पे बेटा -1/2, 2 से 2 गुजर गए और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो nd स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आया दैट इज √3। क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 और एंगल है 120 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। वेक्टर A points northeast and its magnitude is 3 kg meter per second. It is multiplied by a scalar quantity lambda equals to -4 second. Find the magnitude of the vector of new vector. Magnitude ही पूछा है, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, बस लैम्डा इंटू 3 कर दो, तो मतलब 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, ये आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट, a vector is not change, बदलना नहीं चाहिए, if it is displaced parallel to itself, नहीं होगा चेंज। क्लियर है। if it is rotated through an arbitrary angle, ठीक है, it is cross multiplied by a unit vector, it is multiplied by a arbitrary scalar, ठीक है। देखो बेटा एक बात बहुत अच्छे से समझो, वेक्टर के पास दो चीजें हैं,
वो दोनों अगर नहीं बदली तो वेक्टर हमारा नहीं बदलेगा, और अगर उनमें से कोई भी एक चीज बदल गई तो वेक्टर बदल जाएगा। वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या है? डायरेक्शन। ठीक है। अब जैसे पहला पॉइंट जो दिया है, इट इज डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ये कोऑर्डिनेट से समझाता हूं। ये मेरा बेटा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर ये मेरा एक वेक्टर है, a वेक्टर, ठीक है, जिसका ये एक एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं, देखो पैरेलल का क्या मतलब है? इसी के अलावा ये है। अगर बेटा इसको मैं शिफ्ट करके आगे ले गया तो अभी भी मेरी लेंथ ऑफ द वेक्टर सेम है। जो लेंथ इसकी है वही लेंथ सेम इसकी है, जो एंगल इसका है वही सेम एंगल इसका है। तो बेटा वेक्टर हमारा नहीं बदला, ना तो हमने लेंथ बदली ना हमने एंगल बदला, तो बोथ आर सेम, नॉट चेंज पूछा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पर एक बात इसमें भी याद रखना, पैरेलल शिफ्ट तो कर सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर में आपने पढ़ा भी होगा, पैरेलल शिफ्टिंग आप करते हो। पर एक अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, शिफ्टिंग तो करनी है, पर बेटा शिफ्टिंग करने पे कब नहीं बदलेगा? जब वो शिफ्ट हो रहा है इन अ सेम प्लेन। पैरेलली शिफ्ट किया है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पर उसी प्लेन में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्लेन है, ये हमारा कौन सा प्लेन है बेटा? ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो हमारी जो शिफ्टिंग होगी वो एक्स वाई प्लेन में ही हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वाई जेड में लेके आ जाओ। सर हमने पैरेलली तो शिफ्ट किया है, नहीं, प्लेन चेंज नहीं होगा। प्लेन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो हां, आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, बट इन अ सेम प्लेन, याद रखना। अगला है, इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल, किसी एंगल से, मान लो ये अगर वेक्टर, ये एंगल थीटा बना रहा है, कोई ए वेक्टर है, और अब बेटा ये हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना रहा है? दूसरा, मान लो अब ये एंगल जो बना रहा है ये अल्फा बना रहा है। अब ये वेक्टर बेटा सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहां पे बेटा चेंज हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, किससे चेंज करते बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर सीखोगे, और यूनिट वेक्टर से चेंज करने पे मैग्नीट्यूड भले ही वन है, पर इससे क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। क्लियर है? आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर में ये पॉइंट सीखेंगे। अगला, इट इज मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। अगर बेटा इसकी लेंथ कितनी दी गई है? मान लो 2 यूनिट्स दी गई है, और कोई स्केलर दिया गया है, मान लो वो भी 4 यूनिट है। अब अगर इससे 4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट्स हो जाएगी। तब भी हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि लेंथ बदल गई। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला, द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ऑफ अ फोर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, where A is 8 dyne and B is 6 dyne. If the resultant R vector makes an angle alpha with A, then find the value of alpha. बेटा रिजल्टेंट एंगल आपको बताना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, क्या बेटा यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूं इस फॉर्मूले में? यहां पे बेटा हमें एंगल दिया गया है ए और बी के बीच में, तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना ए और बी वेक्टर बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, ए एंड बी, 8 का कितना मैग्नीट्यूड है बेटा? 8 डाइन, एंड बी का कितना है? 6। तो ये हमारा ए वेक्टर है, पर ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है?
अब अगर बेटा मैं इसका रिजल्टेंट देखूंगा तो रिजल्टेंट तो ये आएगा और ये आर वेक्टर हो गया और आपसे ये एंगल अल्फा पूछा गया है। क्लियर है? तो अच्छा ये एंगल देखो, ये आपका कितना हो रहा है बेटा 90 हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम है तो 8 का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है, ए का कितना दिया गया है बेटा 8। तो अगर आप आर वेक्टर निकालोगे तो आर स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अदरवाइज आपको वेक्टर रिजल्टेंट फॉर्मूले से में देखना है तो वहां पे भी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी और ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो वो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहां से r वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 10 दाइन आ गया। क्लियर है? अब आपको बेटा ये अल्फा निकालना है तो यहां से क्या मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं। tan अल्फा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 6 और बेस कितना है 8, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 3/4। क्लियर है? तो यहां से tan अल्फा इक्वल्स टू 3/4 कितना आता है जब हमारा एंगल कितना होता है बेटा 37 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? वैसे बेटा आप ये ऑप्शन से भी देख सकते हो कि हम 12 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 27 की भी हमें पता नहीं है, तो अगर हमें क्वेश्चन दिया है एग्जाम में तो कोई ऐसा ही एंगल होगा जिसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाएगा 37 वो एंगल है। क्लियर है? अदरवाइज पूरा अगर आपको सॉल्व करना है तो इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। देखो आर बेटा वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये सारी चीजें क्या हो गई कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा के साथ बेटा अगर एंगल हम बढ़ाते जाएंगे तो कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारी एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, जैसे थीटा बढ़ता जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। सो वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू।